नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके उनको भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। और मित्रों, आ गए हम हमारे नॉर्मल स्क्रीन पर। और मित्रों, ये जो वीडियो है वो साप्ताहिक वीडियो जो होता है। अब इस साप्ताहिक वीडियो में हम जो सप्ताह जो चलने वाला है और 20 से लेकर के और 24 फरवरी तक जो सप्ताह चलने वाला है, इस सप्ताह की महत्वपूर्ण जो घटनाओं की हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो अंत से लेकर शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। तो 20 से 24 फरवरी तक जो सप्ताह चलने वाला है, इसमें ऐसी कौन सी दमदार इवेंट्स होने वाली है जो मार्केट के सेंटिमेंट को नेगेटिवली या पॉजिटिवली साबित कर सकते हैं। तो चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में कि इस सप्ताह कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो बाजार को प्रभावित करने का दमखम रखती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्केट हॉलीडेज की। तो मित्रों, इस सप्ताह है वो किसी प्रकार की हॉलीडे आपको देखने को नहीं मिलेगी। मार्केट है पूरे 5 में से 5 डेज रन करते हुए देखने को मिलेगा। और तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी से, और देख लेते हैं कि निफ्टी है वो का पिछला क्लोजिंग किस तरह का रहा है, पिछले सप्ताह की क्लोजिंग, और निफ्टी का जो संकेत है वो क्या कहता है। तो यदि बात करें तो निफ्टी जो इंडेक्स है वो 17,900 के ऊपर ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और पिछले सप्ताह है वो मार्केट मिले जुले हुए असर देखने को मिले, और सप्ताह के आखिरी दिनों में मार्केट में कुछ है वो तेज़ी देखने को मिली। हालांकि मार्केट है बाद में शुक्रवार के सेशन में है वो 100 पॉइंटों की और गिरावट के साथ है वो रेड में ही क्लोज होते हुए देखने को मिला है। लेकिन एक तरह से ये जो सेंटिमेंट देखे थे कि इस सप्ताह है वो एफपीआई की तरफ से फॉरेन इंस्टीट्यूट्स और डीआईस की तरफ से कुछ खरीदारी है वो मार्केट में देखने को मिली, और इंडेक्स है वो कुछ संभलते हुए नजर आया। और अब भी बात करें तो हम 18,000 का जो साइकोलॉजिकल जो लेवल है उसके आसपास है वो ट्रेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट 1 ईयर, तो निफ्टी में है वो करीबन 5% की है वो तेज़ी देखने को मिली है। और यदि इस सप्ताह की बात करें तो इस सप्ताह का जो निफ्टी का जो साइकोलॉजिकल लेवल है 18,000, उस लेवल को हम कई बार अचीव किया, लेकिन उसके ऊपर ट्रेंड नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो लेवल है वो कई बार बीट होते हुए देखने को मिला है। और 1, 2, 3 और 4 करीबन वो इंडेक्स है वो 4 बार इस एक वर्ष के अंतराल में वो 4 बार 18,000 के लेवल को टच किया है, लेकिन यहाँ एक सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो ये सस्टेन तब होगा जब एफपीआई की तरफ से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की तरफ से इसमें बड़ी खरीदारी है वो देखने को मिले। लेकिन अभी तक वो एफपीआई की तरफ से कोई बड़ा है वो मूवमेंट इस साल में देखने को नहीं मिला है। और इंडेक्स है वो 18,000 के साइक्लो जो लेवल है उससे नीचे ही देखने को मिल रहा है। और यदि हम देखें तो शुक्रवार का जो सेशन था, जो क्लोज था वो 18,000 पर ही क्लोजिंग देखने को मिली थी। लेकिन अब आगे क्या होगा, तो ये अब कुछ इस सप्ताह कुछ बड़ी जो इवेंट्स होते हुए देखने को मिलेंगे, उनके दम पर है वो किस प्रकार मार्केट का सेंटिमेंट इस सप्ताह देखने को मिलता है, तो उनकी चर्चा हम इस वीडियो में कर लेते हैं। तो इस 2 सप्ताह की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण जो इवेंट्स होने वाली हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण जो इवेंट्स है वो भारतीय बाजार के लिए वो आरबीआई की जो एमपीसी जो बैठक थी, उसकी जो एमपीसी की जो कमेटी की थी उसके डिसीजन है ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं। और जो इंटरेस्ट रेट है एक बार फिर से बढ़ाया जा चुका है। लेकिन जो एमपीसी जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है उसके जो मिनट्स जो आने हैं, यानी जो आरबीआई जो गवर्नर हैं उनकी तरफ से जो एमपीसी जो बैठक है उसके मिनट्स है वो इसी सप्ताह जारी होने वाले हैं। और जो वाइड जो मिनट्स होंगे, वाइड एक तरह से देखें कि मॉनेटरी जो पॉलिसी के महत्वपूर्ण जो बिंदु है, आगे आरबीआई किस तरह के डिसीजन लेगा और आगे फिर से क्या रेट हाइक्स होंगी या नहीं होंगी, तो वो सभी चर्चाएं हैं वो मार्केट का पूरा जो नज़र है वो एमपीसी मॉनेटरी जो पॉलिसी कमेटी है उसके जो मिनट्स हैं या कहें कि उनके जो महत्वपूर्ण जो बिंदु इस जारी होने वाले हैं वो इसी सप्ताह आते हुए देखने को मिलेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी अगर कमेटी की बात करें तो ऑलरेडी आरबीआई है उसने
अपनी फरवरी की जो मीट थी एमपीसी की, फरवरी की जो बैठक थी उसमें ऑलरेडी है उसने 25 बेसिस की रेट हाइक कर दी है और इंटरेस्ट जो रेट है रेपो रेट है वो 6.5% होते हुए देखने को मिल रही है। और अगर इस इंटरेस्ट रेट की बात करें तो मई 2022 से लेकर के अब तक जो रेपो रेट है उसमें 250 अंकों तक की है वो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और ये छठी बार है इंटरेस्ट रेट आरबीआई के द्वारा बढ़ाई गई है, क्योंकि अगर लेटेस्ट देखें तो इंडिया में जो अभी जनवरी माह का जो इन्फ्लेशन महंगाई का जो डाटा है वो दिसंबर की तुलना में बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो फिर से एक रेट हाइक्स होने का वो चांस है वो देखने को मिल सकता है। और आरबीआई इसमें ये चाहता है कि आरबीआई अब ये करना चाहता है कि जो पॉलिसी जो रेट है यानी रेपो जो रेट है वो जनवरी 2019 के लेवल पर वो आरबीआई इसको लेके आना चाहता है। और द एमपीसी लोवर्ड इट्स इन्फ्लेशन फोरकास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 6.5% फ्रॉम 6.7%, यानी और 2023 के वित्त वर्ष के लिए आरबीआई ने इन्फ्लेशन का जो फोरकास्ट दिया है वो 6.7 से बदल करके 6.5% का दिया है। यानी महंगाई की जो रेट है वो आरबीआई ने पहले के अपने फोरकास्ट से कम कर दी है। और देखें तो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है उसको जीडीपी का जो ग्रोथ अनुमान था उसे कहीं बढ़ा दिया है। पहले जीडीपी का जो फोरकास्ट था 6.8 का दिया था, जिसे बढ़ा करके आरबीआई ने इसे 7% कर दिया है। लेकिन जो हाल ही में इसी सप्ताह जो इन्फ्लेशन का जो डाटा आते हुए देखने को मिला था इंडिया से, तो इन्फ्लेशन जो महंगाई का जो डाटा था एक बार फिर से बढ़ते हुए देखने को मिला है। और इसी वजह से आरबीआई ने इन्फ्लेशन जो रेपो रेट थी उसे हाइक कर दी है। और अब आगे मिनट्स में किस तरह का वो संकेत आरबीआई की जो एमपीसी जो बैठक के जो मिनट्स इसी सप्ताह रिलीज होने वाले हैं, 22 फरवरी को आपको ये रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे आरबीआई की तरफ से। तो इस मिनट्स में आरबीआई किस तरह के संकेत आगे के लिए देता है तो ये मार्केट की डायरेक्शन को तय करने वाले होंगे। और यदि आगे बात करें तो दूसरा सबसे जो बड़ा भारतीय मार्केट में हिंडनबर्ग अडानी जो मुद्दा है, हिंडनबर्ग और अडानी जो मामला है वो भारतीय मार्केट के सेंटर में बैठा हुआ है। और जब तक ये मामला क्लियर नहीं होता मार्केट के सेंटिमेंट को बिगाड़ता ही रहेगा। और एक तरह से देखिए मार्केट का जो सेंटिमेंट है अगर पॉजिटिवली न्यूज आती है अडानी ग्रुप के पक्ष में तो मार्केट का सेंटिमेंट है वो पॉजिटिवली हो जाता है। और यदि नेगेटिव न्यूज आती हुई देखने को मिलती है तो मार्केट का जो मूड है वो नेगेटिव होते हुए देखने को मिलता है। यदि कुल मिलाकर के बात करें तो अडानी हिंडनबर्ग जो मामला है भारतीय जो मार्केट है उसका सेंटर बिंदु देखने को मिल रहा है। और दोनों ही प्रकार की जो न्यूज है नेगेटिव और पॉजिटिवली मार्केट के सेंटिमेंट को काफ़ी प्रभावित करते देखने को मिल रही है। तो इसी सप्ताह भी अडानी मामले पर कुछ एक्शन आते हुए देखने को मिलेंगे। हाल ही में एनईसी ने अपने जो रूटीन जो इंडेक्स है इंडेक्स में जो बदलाव करने का जो रूटीन है उसमें भी एनएससी की तरफ से कुछ घोषणाएं देखने को मिल रही है। एक पॉजिटिवली जो न्यूज है वो अडानी ग्रुप पर आते हुए एनएससी की तरफ से देखने को मिल रही है। एनएससी के जो इंडाइसेज हैं उनका एनएससी अपने 43 जो इंडाइसेज हैं उनका रिव्यू कर रही है। और रिव्यू जो है वो 31 मार्च से आपको लागू होते देखने को मिलेंगे। तो इस रिव्यू में ये जो है कि जो निफ्टी नेक्स्ट जो 50 का जो इंडेक्स है, हम बात करें कि इसकी निफ्टी नेक्स्ट 50 जो इंडेक्स है उसमें अडानी ग्रुप की 2 कंपनियां हैं वो 31 मार्च 23 से शामिल होते हुए देखने को मिलेंगी। इसमें आपको अडानी जो विलमार है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल होगी और अडानी जो पावर है वो निफ्टी नेक्स्ट 500 में शामिल होगी। और इसके अलावा ऐसी भी खबरें कि अडानी ग्रुप की जो 3 कंपनियां हैं अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी जो ट्रांसमिशन है वो एमएससीआई जो इंडेक्स है उससे हटाए जाने का अनुमान भी आते हुए देखने को मिल रहा है। यानी एनएससी के अलावा जो एमएससीआई है, एमएससीआई का जो ईएसजी रेटिंग एजेंसी है एमएससीआई है, तो एमएससीआई के भी कुछ अनुमान आ रहे हैं कि वो बाजार के माहौल को नेगेटिव सेंटिमेंट बना सकते हैं। क्योंकि एमएससीआई जो इंडेक्स है उससे अडानी जो ग्रुप की 3 कंपनियां हैं वो बाहर करने का अनुमान है ऐसा बताया जा रहा है। तो ये भी एक मार्केट के सेंटिमेंट को है वो बिगाड़ सकता है। दूसरी बड़ी जो न्यूज है वो लंदन से एफटीएस से इंडेक्स से आ रही है। और लंदन जो स्टॉक एक्सचेंज है एफटीएससी, तो उसने भी अपना जो छमाही जो इंडेक्स रिव्यू किया है
उसमें अपना जो 6 माह से जो इंडेक्स को रिव्यू करता है उसमें 10 भारतीय कंपनियों के शेयरों को ग्लोबल लार्ज कैप इंडेक्स में शामिल किया है, लेकिन अडानी ग्रुप के जो अडानी के जो शेयर हैं उनके मामले में उसने कोई कदम नहीं उठाया। और इसके साथ ही लंदन स्टॉक एक्सचेंज जो है उसने ये पुष्टि की कि उसका अडानी ग्रुप और उससे जुड़ी सिक्योरिटीज़ के लिए इंडेक्स में बदलाव की समीक्षा करने का कोई इरादा नहीं है। तो कुल मिलाकर के एमएससीआई और एफटीएससी की तरफ से है वो अडानी ग्रुप को ये भी एक बड़ा झटका है वो देखने को मिल रहा है, या यूं कहें कि भारतीय मार्केट के लिए ये भी अडानी ग्रुप की लिहाज से एक नेगेटिव न्यूज है वो देखने को मिल रही है, और ये बाजार के सेंटिमेंट को कहीं ना कहीं है वो नेगेटिवली लेके जाता है। और बात करें तो अब Q3 रिजल्ट्स की, और Q3 जो रिजल्ट का जो सेशंस है वो भी अब अपने एंड पर आते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग सभी जो कंपनीज हैं उनके Q3 रिजल्ट पोस्ट आज रिजल्ट्स आ चुके हैं, लेकिन इस सप्ताह कुछ 2 से 3 कंपनियों के रिजल्ट है इस सप्ताह जारी होने वाला है, जिसमें स्पाइसजेट है, सनोफी इंडिया है और महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव। तो कुल मिलाकर के 2 से 3 कंपनियों के जो रिजल्ट है इस सप्ताह भी आते हुए देखने को मिलेंगे। और Q3 जो सेंटिमेंट है वो भी मार्केट पर अच्छा खासा वो देखने को मिला है। तो इस लिहाज से ये जो सप्ताह है वो रिजल्ट के लिहाज से है वो रिजल्ट का जो सेंटिमेंट है आपको इतना बड़ा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। मात्र 3 ही कंपनियों के रिजल्ट है इस सप्ताह पोस्ट होने वाले हैं। और यदि अब बात करें डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक डाटा की, तो इस सप्ताह है डोमेस्टिक घरेलू जो डाटा है उसके लिहाज से कोई बड़ी इवेंट है वो भारतीय बाजार के लिए नहीं है। ओवरऑल देखें तो ये जो सप्ताह है वो घरेलू घटनाक्रमों की कमी के चलते भारतीय बाजार का पूरा जो फोकस है वो वर्ल्ड के संकेतों पर रहेगा। यानी भारतीय बाजार जो देखें तो इस सप्ताह है वो इंडियन जो इकोनॉमी है उसकी तरफ से इंडियन इकोनॉमी के कोई बड़े डाटा है वो इस सप्ताह रिलीज नहीं होंगे। इस वजह से मार्केट का जो पूरा जो फोकस है वो वर्ल्ड के जो संकेत होंगे उन पर उनकी ओर रहेगा। तो ये एक बड़ा इस सप्ताह बड़ी इवेंट है आपको देखने को मिलेगी कि भारतीय जो बाजार का पूरा फोकस है वो वर्ल्ड की तरफ ही रहेगा, कि वर्ल्ड से जिस प्रकार की न्यूज़ आते हुए देखने को मिलेंगी उन्हीं पर भारतीय बाजार की चाल और निर्भर करेगी। और अब बात कर लेते हैं ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक डाटा की। तो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक डाटा में किन किन देशों से कौन से डाटा आपको रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे, तो उसमें अपन चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले है जापान से PMI के डाटा आते हुए देखने को मिलेंगे। जापान से मैन्युफैक्चरिंग PMI के जो डाटा है वो इसी सप्ताह रिलीज फरवरी माह के जो लेटेस्ट डाटा हैं वो इसी सप्ताह रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। यदि अपन जापान में जनवरी माह की बात करें तो PMI मैन्युफैक्चरिंग जो PMI का डाटा है वो लास्ट देखें तो कई पिछले जो महीने है उससे काफ़ी कमी देखने को मिल रही है, और 26 मंथ का लो का देखने को मिल रहा है। यानी जापान में मैन्युफैक्चरिंग के जो डाटा हैं काफ़ी लो पर चल रहे हैं, और ये जो डाटा है फरवरी माह के लिए जो डाटा आएगा वो एक देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार के डाटा है वो निकल के आते हैं। और यदि हम सिमिलरली बात करें तो इसमें जापान से सर्विस PMI के डाटा भी आते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो US से भी अमेरिका से भी PMIs के डाटा आते हुए देखने को मिलेंगे, और अमेरिका में जो PMIs के डाटा हैं वो 46 हायर जनवरी पिछले दिसंबर की तुलना में जनवरी माह में डाटा था अच्छा ही निकल के आया था। और यदि इस माह की बात करें तो फरवरी माह के जो डाटा हैं वो इसी सप्ताह है वो आपको रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। और दूसरी तरफ बात करें तो USA से सर्विस PMI के डाटा भी आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। और जनवरी माह की बात करें तो जनवरी माह में जो PMI का जो डाटा था US सर्विस जो डाटा था वो 46 आते हुए देखने को मिल रहा था, और ये कहीं सुधरते हुए नज़र आता। लेकिन अब जो फरवरी माह का डाटा किस तरह का निकल के आता है ये एक देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ इसी सप्ताह आपको फेड की जो मिनट्स हैं वो भी रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे, और ऑलरेडी फेड है वो 25 बेसिस की रेट हाइक कर चुका है, और अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट है वो 4.5 से 4.75 के बीच चल रही है। और ये जो रेट हाइक इंक्रीज हुई है ये एक तरह से अमेरिका में महंगाई का जो आंकड़ा फिर से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो महंगाई और साथ ही में मंदी का जो माहौल है रिसेशन का है वो भी आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों मंदी और
मंदी और महंगाई दोनों का जो संतुलन है वो फेड किस तरह से बैठाता है, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। और ये सभी चीज़ें हैं वो आपको फेड की कमेंट्री में आते हुए फेड के जो मिनट्स जारी होने वाले हैं उसमें देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ बात करें तो अमेरिका से जो बेरोजगारी के जो डाटा हैं वो इस सप्ताह के लिए वो रिलीज होंगे, तो वो भी एक बड़ी बात होगी। और हालांकि पिछले जो महीने हैं, पिछले जो सप्ताह जो अमेरिका से जॉब के जो डाटा आए थे, बेरोजगारी के जो डाटा आते देखने को मिले थे, 4 फरवरी को जो समाप्त सप्ताह है उसके जो डाटा थे वो वहाँ 1,96,000 तक आते हुए देखने को मिल रहा था। हालांकि वो पिछले माह की तुलना में, पिछले सप्ताह की तुलना में 1,83,000 से कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा था। तो अब ये इस सप्ताह का जो डाटा है वो किस तरह का आते हुए देखने को मिल रहा है कि बेरोजगारी के जो दावे, बेरोजगारी जो क्लेम है या रोजगार है वो बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे या घटते हुए देखने को मिलेंगे, तो ये भी मार्केट के सेंटिमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। और अब बात करें तो फेड मिनट्स, और फेड की जो मिनट्स हैं वो इसी सप्ताह आपको रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। और फेड जो महंगाई को लेकर के, महंगाई और मंदी को लेकर के फेड का किस तरह से संतुलन का बैंक है वो मिस्टर जो पावेल हैं वो किस तरह से दोनों के बीच संतुलन बैठाते हैं। एक तरफ आपको मंदी का संकेत देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ महंगाई का मुद्दा है, तो इन दोनों के बीच बैंक है वो किस तरह से आपको संतुलन बना के रखता है। और ये संतुलन वाली जो स्थिति है आपको फेड की जो मिनट्स जारी होने वाले हैं 23 फरवरी को, गुरुवार को फेड मिनट्स जारी होंगे, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो पूरे वर्ल्ड जो मार्केट है और इंडियन मार्केट की निगाहें भी जो फोकस है वो फेड की कमेंट्री और आरबीआई की कमेंट्री पर रहने वाला है। तो ये दो बड़ी जो मेजर इवेंट्स हैं इस सप्ताह होने वाले हैं। और यदि बात करें तो यूएस फेडरल रिजर्व के अनुसार जो रूस जो यूक्रेन युद्ध कंटिन्यूस जो चल रहा है ये भी कहीं मार्केट में एक सेंटिमेंट को काफ़ी प्रभावित कर रहा है। और जो रूस और जो यूक्रेन जो युद्ध है इससे न केवल आपूर्ति की श्रृंखला बल्कि इसने पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि मुद्रास्फीति और उच्च जो ब्याज दरें हैं उससे संभावित मंदी को बढ़ावा देती हैं। यानी फेड ने अपनी पिछली कमेंट्री में कहा था, फेड ये मानता है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण जो वैश्विक जो सप्लाई चेन है वो कहीं बाधित हो रही है, और सप्लाई चेन की बाधा की वजह से वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है उसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ उच्च ब्याज दरें बनी हुई हैं, जिसकी वजह से मंदी की समस्या काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है, रूस यूक्रेन युद्ध वाला फैक्टर है, ये भी मार्केट के सेंटीमेंट को लगातार वो बिगाड़ते हुए चल रहा है। इसके अलावा कुछ रूस और यूक्रेन से जो कुछ मूल्यवान जो धातुएं हैं जिनमें कोबाल्ट, निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम जैसी धातुओं का महत्वपूर्ण भंडार है, और इस लिहाज से भी इनकी जो सप्लाई है वो दुनिया को नहीं मिल रही है, तो इस वजह से भी ये मार्केट के सेंटीमेंट को काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखें तो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जो बैटरी में लिथियम आयन जो केमिकल्स हैं वो भी इनका जो बड़ा एक हिस्सा है वो रूस और यूक्रेन से आता है, तो ये भी मार्केट के इस लिहाज से जो ईवी जो सेक्टर है वो भी काफ़ी प्रभावित होते हुए देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ जो युद्ध है रूस और यूक्रेन जो युद्ध है उसने बाजार के अनिश्चितताओं को काफ़ी बढ़ा दिया है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर विशेष रूप से तकनीकी सेक्टर में काफ़ी छटनियाँ होती हुई देखने को मिल रही है। और इनमें जो कंपनियां हैं वो मंदी को देखते हुए अपनी जो कंपनियां हैं वो काफ़ी छटनी करते हुए देखने को। और यदि बात करें कि ट्रैकिंग साइट ले ऑफ फाई के एक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में 1000 से अधिक कंपनियों ने 1,54,356 कर्मचारियों की छटनी की है। यानी कुल मिलाकर देश में जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की जो माहौल को देखते हुए कंपनी अपने कर्मचारियों की छटनी करते हुए नजर आ रही हैं, जिसमें अमेजन है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, सेल्सफोर्स है, तो ये बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को निकाल रही हैं। तो ये कुल मिलाकर एक ये जो मंदी का जो भय देखने को मिल रहा है उसके वजह से भी मार्केट है वो काफ़ी उससे सहमा हुआ है, और ये भी मार्केट के लिए एक बड़ा फैक्टर साबित होने वाला है। दूसरी तरफ बात करें तो मंदी की आशंकाओं से वैश्विक जो टेक्निकी जो उद्योग हैं उनकी सप्लाई चेन में कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है। इस बाधा जो देखने को मिल रही है उस वजह से भी है वो
मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो काफ़ी आपको मार्केट का जो सेंटिमेंट है काफ़ी प्रभावित होते हुए देखने को मिल रहा है। और अब बात करेंगे एफआई और डीआईज के सेंटिमेंट की। तो एफआई का सेंटिमेंट किस तरह का देखने को मिल रहा है, तो यदि बात करें भारतीय बाजार के लिए एफआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करें तो इसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की तरफ से बिकवाली ही अभी तक है वो भारतीय बाजार में बिकवाली ही होती हुई देखने को मिल रही है। और इसका एक कारण ये बताया जा रहा है कि भारतीय बाजार काफ़ी महंगे माने जा रहे हैं, जिससे घरेलू बाजार में बिकवाली देखने को मिल रही है। विदेशी निवेशक है वो दूसरे सस्ते माने जा रहे इमर्जिंग मार्केट जिनमें चाइना है, हांगकांग है, उनके जो बाजार हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो एफआई का फ्लो है चाइना की तरफ बना हुआ है। और एनएसडीएल के एक डाटा के मुताबिक फॉरेन जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है उन्होंने इस महीने में 17 फरवरी तक भारतीय जो मार्केट है उससे करीबन 2006 करोड़ रुपए तक की बिकवाली की है। इसके साथ ही इन्वेस्टर्स ने डेट, वीआरआर और हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स में क्रमशः 2036 करोड़ और 131 करोड़ रुपए की भी नेट बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं। और यदि एफपीआई की बात करें इस साल के लिहाज से बात करें तो अब तक इन्होंने 30,558 करोड़ रुपए की नेट बिकवाली की है। और बिकवाली का बड़ा जो कारण ये बताया जा रहा है कि मार्केट एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि इस साल में अभी तक भारतीय बाजार का जो प्रदर्शन है काफ़ी वीकली नज़र आ रहा है। निफ्टी की इस साल में निफ्टी है वो 1.5% है वो कमज़ोर हो चुका है। वहीं ताइवान का जो इंडेक्स 8.3% और शंघाई जो कंपोजिट है 3.4% तक मजबूत हो चुका है। और इसकी मुख्य वजह भारत से एफपीआई के आउटफ्लो, चीन और ताइवान, हांगकांग और दक्षिणी कोरिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में इनफ्लो में खासा अंतर आ रहा है। और उनकी तरफ से भारत में ज़्यादा वैल्यूएशन के कारण आउटफ्लो देखने को मिल रहा है, जबकि कम वैल्यूएशन के कारण एफपीआई दूसरे बाजारों में निवेश कर रहे हैं। तो ये एफआईज के सेंटिमेंट को कहीं ना कहीं है वो डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन इस सप्ताह की बात करें तो इस सप्ताह 17 फरवरी को समाप्त सप्ताह की बात करें तो इसमें एफआई ने नेट है कुल 600 करोड़ रुपए की है वो सेलिंग की है, जबकि जो डीआईएस की बात करें तो उन्होंने 85 करोड़ की सेलिंग की है। लेकिन अगर इस जो पिछले सप्ताह के डाटा को देखें हम 10 फरवरी से लेकर के और 16 फरवरी तक एफआई ने भारतीय बाजार में कुल इसमें अच्छी खासी बाइंग की है। और तो क्या इस सप्ताह को देखते हुए ऐसा लगता है कि एफआईज की भारतीय मार्केट में एक बार फिर से आगमन होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये एक बड़ी देखने वाली बात होगी कि पिछले सप्ताह के जो कुल 5 दिन में से 4 दिन है वो एफआईज की खरीदारी देखने को मिली। तो इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि एफआईज की जो रुझान है भारतीय बाजारों की तरफ फिर से होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा इसी सप्ताह होते हुए देखने को मिलता है तो भारतीय जो निफ्टी है वो 18,000 के लेवल से ऊपर ट्रेंड करता हुआ नज़र आ सकता है। और यदि एफआई के डाटा को मंथली डाटा की बात करें एफआई ने तो दिसंबर और जनवरी और फरवरी अब तक उनका जो सेंटीमेंट है वो सेलिंग का होते हुए देखने को मिल रहा है। और ईयरली बात करें तो अब तक 2023 के वर्ष की पूरे अब तक जनवरी फरवरी के 2 माह की बात करें तो 2023 में अब तक एफआईज ने 42,800 करोड़ का एक बड़ी सेलिंग भारतीय बाजारों से की है। और वहीं डीआईएस ने 42,600 करोड़ का परचेज किया है। और 2022 में भी करीबन एफआईज ने बहुत ही बड़ा स्टेक्स था भारतीय बाजार से निकाला था। तो कुल मिलाकर देखें तो भारतीय बाजार के प्रति एफआईज का जो मूड माहौल है अभी वो नेगेटिव होते हुए देखने को मिल रहा है। और अब बात करें ऑयल प्राइसेज की तो इस सप्ताह भी ऑयल प्राइसेज है वो मार्केट के सेंटर में रहने वाली है। ऑयल प्राइसेज पर है वो काफ़ी है वो क्लोजली जो निगाहें बाजार की रहने वाली हैं। और ऑयल जो प्राइसेज में अगर इस सप्ताह की बात करें तो मिड जो सप्ताह के मध्य में ऑयल प्राइसेज में काफ़ी वो तेज़ी देखने को मिली थी। लेकिन अब इसमें फेड की जो इंटरेस्ट रेट फेड ने जो आगे जो ब्याज रेट है वो बढ़ाने के अंदेशे से इसमें कच्चे तेल में आपको इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ बात करें एक बड़ा जो आगे कच्चे तेल में वो तेज़ी देखने को मिल सकती है
तो उसमें एक बड़ा फैक्टर ये काम करेगा कि 2023 में यूएसए का जो यूएस में जो क्रूड जो है उसकी जो रेट है वो यूरोप की तरफ से काफ़ी डिमांड की जा रही है, इस लिहाज से है वो तेल में वो काफ़ी तेज़ी भी आगे देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो इस सप्ताह अभी WTI ब्रेंट की बात करें और WTI क्रूड की बात करें या ब्रेंट की बात करें तो दोनों में ही आपको इनमें इस सप्ताह के अंत में आपको इनमें गिरावट देखने को मिली है। हालांकि अगले सप्ताह वो ऑयल जो प्राइसेज हैं किस तरह से आते हुए देखने को मिलेंगी, उनमें तेज़ी होगी तो वो भी मार्केट को है वो एक सेंटिमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। और यदि हम बात करें तो अगले 2023 में है वो अगले वित्त वर्ष में, इस वर्ष में बात करें तो इस वर्ष के दौरान एक बड़ा मोटिव ये निकल कर क्या रहा है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि यूरोपीय कंट्रीज की तरफ से यूएस से जो क्रूड ऑयल है उसकी काफ़ी हाई डिमांड है वो रहने वाली है। और यूएस है टू रिसीव 3 बिलियन बैरल ऑफ वेनेजुएला क्रूड ऑयल इन द फरवरी, और यूएसए ने फरवरी माह में वेनेजुएला से 3 मिलियन बैरल जो तेल है वो इम्पोर्ट किया है। तो ये भी एक जो ऑयल प्राइसेज हैं उसमें बढ़ते हुए आगे देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ऑयल प्राइसेज भी मार्केट की एक बड़ी वॉच है इस सप्ताह रहने वाली है। और बात करें इंडिया वीक्स की और इंडियन जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स की बात करें तो इंडिया का जो वॉलेटिलिटी जो इंडेक्स है वो भी अब लगभग आपको 13 के आसपास साउ ट्रेंड करते नज़र आ रहा है। जब तक जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है 13 और या इससे नीचे रहता है तो एक तरह से मार्केट के लिए का जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिवली दिखाता है। और यदि 13 से ऊपर या 14 से ऊपर जाते हुए देखने को मिलता है तो ये भारतीय बाजारों के लिए एक नेगेटिव इफेक्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। और अब बात करें फ्यूचर एंड ऑप्शन स्ट्रेटजी की, और फ्यूचर एंड ऑप्शन के डाटा क्या कहते हैं। तो यदि हम कोल की बात करें तो कोल में अगर अपन देखते हैं तो सबसे ज़्यादा इस सप्ताह की बात करें तो इस जो सप्ताह है वो 18,000 का जो लेवल है उस पर सबसे ज़्यादा आपको कॉल ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। और इस पर ये जो एक तरह से 18,000 का लेवल है वो मार्केट का अगला रेजिस्टेंस नज़र आता है। और इस पर यदि बात करें तो 17,900 का जो लेवल है वो भी एक अहम लेवल साबित होने वाला है, ये भी एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो 17,900 और 1800 का जो रेजिस्टेंस है वो मार्केट के लिए बड़ा आपको होते हुए देखने को मिलेगा। और यदि इसमें हम पुट की बात करें तो पुट के डाटा के अनुसार देखें तो 17 जून इसमें भी पुट में भी 18,000 का जो लेवल है उस पर भी आपको ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। दूसरा जो ओपन इंटरेस्ट है वो पुट के लिहाज से सबसे ज़्यादा आपको 17,800 पर देखने को मिल रहा है। तो इस लिहाज से देखें तो 17,800 जो है मार्केट के लिए एक बड़ा है वो सपोर्ट का काम कर रहा है। और 17,800 का जो लेवल है एक अच्छा खासा लेवल है निकल कर के आ रहा है। और यदि मार्केट के रेजिस्टेंस की बात करें तो 18,000 और 18,000 के ऊपर 18,200 का जो रेजिस्टेंस है वो अब मार्केट की अगले एक बड़े रेजिस्टेंस के तौर पर काम करने वाले हैं। तो फिर ऑप्शन के डाटा के अनुसार भी मार्केट में है वो इस लिहाज से तो देखें तो दोनों ही तरफ है वो 18,000 का जो लेवल है वो एक तरह से बड़ी इस सप्ताह 18,000 का लेवल है वो मार्केट है वो अचीव करने की कोशिश रहेगी। साथ ही लेकिन इसमें जो पुट के जो डाटा बता रहे हैं कि इसमें 17,800 का जो लेवल है उस पर भी पुट के ओपन इंटरेस्ट है वो 1,11,000 से ज़्यादा को देखने को मिल रहे हैं। तो इस लिहाज से 17,800 है वो मार्केट के लिए ये भी एक नियर टर्म है वो सपोर्ट की तरह सपोर्ट देखने को मिलेगा। और अब बात करें डॉलर और रुपए की तो डॉलर में इस सप्ताह भी काफ़ी मजबूती देखने को मिली है। और यदि जो रुपया है अब भी डॉलर के मुकाबले काफ़ी है वो डाउन देखने को मिल रहा है, 82 पर ही ट्रेंड करता हुआ नज़र आ रहा है। और आगे डॉलर और INR की जो चाल है किस तरह की रहेगी इस पर भी आगे मार्केट की निगाहें वो डॉलर INR पर बने रहेंगी। दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका का बॉन्ड यील्ड की बात करें तो बॉन्ड यील्ड में और 10 ईयर जो बॉन्ड यील्ड की बात करें तो 3.817 पर है वो ट्रेंड कर रहा है। और इसमें भी सप्ताह है वो हल्की सी इसमें आपको इसमें भी बॉन्ड यील्ड में गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है।
और यदि फेड है वो इंटरेस्ट रेट हाई करने का डिसीजन लेता है, फेड की जो कमेंट्री आने वाली है, तो कमेंट्री है फेड की कमेंट्री किस तरह की आती हुई देखने को मिलेगी। तो फेड की कमेंट्री पर ये डिपेंड करता है कि बॉन्ड यील्ड में तेजी रहेगी या बॉन्ड यील्ड में आपको कमी देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ बात करें तो यदि मंदी के माहौल को देखते हुए अगर मंदी की तरफ रुझान बढ़ता है तो ये होगा कि इसमें बॉन्ड यील्ड में है वो तेजी भी दिखाई भी दे सकती है। और दूसरी तरफ बात करें गोल्ड जो प्राइसेज हैं उसमें भी आपको हल्की सी वो गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि चांदी में तेजी देखने को मिली है और जो महत्वपूर्ण जो धातुएं हैं जिनमें तांबा क्रूड ऑयल है और ब्रेंट ऑयल है, इन सभी में आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है। प्राकृतिक गैस है तो उसमें भी आपको हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। और यदि आप फ्यूचर इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी का फ्यूचर इंडेक्स है उसमें भी हल्की गिरावट देखने को मिली है, 18,000 से नीचे फिसलते हुए नज़र आ रहा है। और यदि यूएस इंडेक्स की बात करें तो इसमें भी हल्की गिरावट नज़र आ रही है। और S&P 500 विक्स की बात करें तो जो फ्यूचर है S&P 500 विक्स का जो फ्यूचर है इसमें भी 1% के वो आपको जिसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो अगर विक्स जो आपको पॉजिटिवली नज़र आए इसका मतलब मार्केट में काफ़ी है वो वॉलेटिलिटी आती हुई आपको देखने को मिलेगी। तो ये सप्ताह भी मार्केट है वो बड़ी वॉलेटिलिटी के साथ है वो मार्केट है वो खुलने वाला है। तो मित्रों ये थी कुछ इस सप्ताह के निफ्टी के प्रेडिक्शन और महत्वपूर्ण जो इवेंट्स है जो इस सप्ताह आपको होते हुए देखने को मिलेंगी। और तो कुल मिलाकर के जो इवेंट्स की बात करें तो इस सप्ताह 2 बड़ी इवेंट्स हैं। पहली RBI की फेड की मिनट, दूसरी मार्केट के लिहाज से देखें तो हिंडनबर्ग और अडानी जो मुद्दा है, तीसरा है इसमें फेड की जो कमेंट्री है। तो ये 3 बड़ी जो इवेंट्स हैं इस सप्ताह है वो मार्केट के मूड को काफ़ी प्रभावित करते हुए नज़र आएंगे। और इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको मददगार हो साबित हो तो चैनल पे बने रहिए। और यदि आप पहली बार चैनल को पेज को विजिट करें तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।